नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के दौरान अपनी स्टडी सुचारू रूप से नहीं चल रही है, इसलिए हमने एक छोटा सा विचार किया है कि जो सिलेबस अपना आईटीआई का पेंडिंग था उसको एक ऑनलाइन तरीके के थ्रू सभी बच्चों तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी बच्चे अपनी स्टडी को सुचारू रूप से स्टार्ट कर सकें। तो आपसे निवेदन है कि जो भी वीडियो आपके पास पहुंचे या जो भी वीडियो आप तक पहुंचाई जाए उस वीडियो पर गहन मंथन करें और अपनी स्टडी को सुचारू रूप से स्टार्ट करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम में हमें हमारे सिलेबस की कोई किल्लत न हो और सिलेबस टाइम टू टाइम पूरा हो। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल और बैटरी। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि एक केमिकल जो हम बना रहे हैं, एक अक्षार्य जो हम बनाएंगे, उसके अंदर जब करंट गुजारा जाता है तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो पहला अपना पॉइंट है कि कुछ ऐसे द्रव जिसमें विद्युत धारा गुजरने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को केमिकल इफेक्ट कहते हैं। इसने बताया कि जब किसी द्रव के अंदर विद्युत धारा गुजारने पर जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जो आयनीकरण होता है, आयनाइजेशन होती है, जो अपने अलग अलग आयनों के अंदर अपना द्रव टूटता है, तो इस इफेक्ट को केमिकल इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो कि एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। मार्केट के अंदर हम देखते हैं किसी सस्ती धातु के ऊपर महंगी धातु का जो परत चढ़ाई मिलती है उसको हम केमिकल इफेक्ट के द्वारा चढ़ाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी जंग लगने वाली धातु के ऊपर किसी अदर धातु की जिसके ऊपर जंग नहीं लगता उस धातु को चढ़ाया जाता है, तो वो भी केमिकल इफेक्ट से द्वारा चढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट अपना आता है कि सेल के द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करना। सेल के द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न होती है वो भी हमारी केमिकल इफेक्ट से ही होती है। उसके बाद आप बात करते हैं विद्युत अपघटक की। इन दो आगे दो टॉपिक आएंगे, एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटक और दूसरा जो टॉपिक आएगा वो विद्युत अपघट्य। इन दोनों में अंतर है थोड़ा सा, लेकिन उस अंतर को हमें समझना होगा क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम से हैं। तो इसके अंदर जब पूछा जाता है तो क्या पूछा जाएगा कि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने, इलेक्ट्रोलाइसिस, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को विद्युत अपघटक कहलाती है। अब देखिए, आपको मैं चित्र के द्वारा समझाना चाहता हूँ इसमें कि इसने बताया कि द्रव के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक तो एनोड और दूसरा अपना कैथोड। जब इसके अंदर कोई चार्ज लगाया जाता है तो इसमें जो अपघट्य होता है और इसके द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, जो भी करंट फ्लो होता है, उस प्रक्रिया को विद्युत अपघटक कहलाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटक कहते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइसिस की। अब किसकी बात आती है भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस की बात आती है, विद्युत अपघट्य की बात आती है। तो वे द्रव जिनमें विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इसमें समझिए, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या था, विद्युत अपघटक क्या था? विद्युत अपघटक था कि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक परिवर्तन की क्रिया को बोलते हैं, परिवर्तन की क्रिया को विद्युत अपघटक बोलते हैं। लेकिन अपघट्य क्या कहलाते हैं? कि प्रवाह के कारण उसमें जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य कहलाएगा। अब बात आई है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एक क्या होता है अपना? एनोड और दूसरा होता है कैथोड। दो चालक छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आईटीआई के अंदर कि इलेक्ट्रोड होते हैं अचालक छड़, एक चालक दूसरी अचालक, या फिर दोनों चालक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या आएगा बे? दो चालक छड़ यूज की जाती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि कैथोड और एनोड दो हमने यहाँ छड़ लिया है, ये दोनों की दोनों क्या है? कंडक्टर है, चालक है, जिसके अंदर से करंट प्रवाह हो सकता है, जिसके अंदर से करंट प्रवाह हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एनोड क्या है।
एनोड इसने बताया कि वह चालक छड़ जिसमें करंट द्रव में प्रवेश करता है, पॉजिटिव कहलाते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनोड जो होती है वह चालक होता है जिसके द्वारा करंट इस द्रव के अंदर आता है। इसके ऊपर फोकस कीजिए कि इस जो करंट है अपना वो इस द्रव के अंदर एनोड के थ्रू आता है और कैथोड के थ्रू क्या होता है वे बाहर की तरफ जाता है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दो बनते हैं यहाँ। पहला ये पूछा जा सकता है कि एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, दूसरा पूछा जाता है कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है या किस टाइप का साइन होता है, तो नेगेटिव का, एनोड पर पॉजिटिव का। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि एनोड के द्वारा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा एनोड छड़ यूज की जाती है, एनोड छड़ यूज की जाती है, उसमें करंट द्रव से बाहर निकलता है या द्रव में जाता है। तो ऑप्शन आंसर क्या आएगा कि एनोड छड़ से करंट द्रव में जाता है और कैथोड से करंट द्रव से कैथोड में आता है, करंट द्रव से कैथोड में आता है। अब अगला अपन टॉपिक लेते हैं, वह क्या है बे, कैथोड छड़ का भी बता दिया आपको, आयन्स। अब बात करते हैं आयन। आयन क्या है बे, विद्युत अपघटक के दौरान विद्युत अपघटक के अणु अपने अवयवी भागों में टूट जाता है जो आयन कहलाते हैं। क्या बताया इसने, इसने कहा है कि जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर छोटे छोटे आयन में टुकड़े हो जाते हैं इस द्रव के, और उन टुकड़ों को हम आयन्स बोलते हैं। उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं भाई, आयन बोलते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, क्या बताया इसने कहा कि जब इलेक्ट्रोड पर ईएमएफ लगाया जाता है, ईएमएफ का मतलब कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जब वोल्टेज लगाया जाता है तो पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर जाता है और नेगेटिव आयन एनोड की ओर जाते हैं, जो इलेक्ट्रोड पर जाकर अपना आवेश प्रदान करते हैं। उस आयन का आवेश समाप्त हो जाता है, इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयनीकरण क्या कहलाता है, आयनीकरण किसे कहते हैं। तो क्या होगा कि जो आयन्स के ऊपर जो चार्ज है वो अलग अलग कैथोड और एनोड प्लेटों पर पहुंचकर अपना आवेश खो देते हैं या समाप्त हो जाता है, वो हमारा आयनीकरण कहलाता है। तो इसने क्या बताया, जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो कैथोड पर जाएंगे। यहाँ देखिए अब जो पॉजिटिव आयन यहाँ क्रिएट हुए हैं वो किस पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, और जो नेगेटिव आयन्स यहाँ क्रिएट हुए हैं वो अपने एनोड पर जाएंगे, और एनोड प्लेट पर जाने के बाद, इलेक्ट्रोड पर जाने के बाद अपना आवेश खो देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहलाया जाएगा, आयनीकरण कहलाया जाएगा। अब फिर स्टार्ट अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं अपन कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है ECE। यहाँ पर देखिए ECE की फुल फॉर्म बताइए, तो क्या आएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या इसको हिंदी में बोला जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोला जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। पदार्थ की वह मात्रा जो विद्युत अपघटक के दौरान एक कूलाम आवेश को संग्रहित इकट्ठा कर सकता है। क्या बताया इसने बात बताई है कि पदार्थ की वह मात्रा, ये जो पदार्थ है इस पदार्थ की वह मात्रा जो एक कूलाम, जो क्या है वे, एक कूलाम चार्ज को इकट्ठा कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, वो क्या कहलाएगा अपना भाई, वो कहलाएगा ECE। क्या कहलाएगा, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आगे आता है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो सिल्वर का ECE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि सिल्वर का ECE क्या होता है। तो क्या आएगा, 1.1182 मिलीग्राम पर कूलाम, मिलीग्राम पर कूलाम आएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं अगला अपना पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्राडे लॉ। किसकी बात करते हैं भाई, फ्राडे लॉ की बात करते हैं। तो फ्राडे लॉ क्या बता रहा है कि विभाजित हुए अवयवों की मात्रा निश्चित समय तक प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अब समझिए, फ्राडे लॉ मेरा ये बोल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल है इसके अंदर जितने समय तक, एक निश्चित समय, कोई हम टाइम ले लेते हैं 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड
तक जितना करंट फ्लो होगा वो मेरा किसके बराबर होगा वे, जितने टूटे हुए विभाजित जितने भी आयन्स टूटे हैं मेरे उसके समानुपात होगा। आयन्स के क्या होगा वे, समानुपात होगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर मास का मतलब द्रव्यमान, एम का मतलब क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, करंट के। द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के, टी मतलब यहाँ पर टाइम लेंगे सेकंड के अंदर, यहाँ पर क्या होगा आगे फिर जो मास है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट गुणा में टाइम के होगा। क्यों होगा वे, क्योंकि चार्ज की यूनिट के, चार्ज है उसको किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है, और यूनिट है उसको किससे डिनोट किया जाता है इसकी, कूलम्ब। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम्ब है, और कूलम्ब को किससे मापा जाता है वे, एम्पियर टर्न से, किससे वे, एम्पियर गुणा में टाइम से मापा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एम मास बराबर का निशान लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह जेड लगा देंगे और गुणा में आई गुणा में टी। अब जेड क्या है मेरा, जेड एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि किस टाइप का हमने द्रव्यमान लिया है, किस टाइप का हमने मास लिया है, किस टाइप का हमने द्रव लिया है, उसको वैल्यू है वो निश्चित है। क्योंकि जो भी द्रव लेंगे चाहे वो किसी भी टाइम लिया जाए उसका जो वैल्यू होगा उसमें करंट फ्लोइंग जो रेटिंग होगी वो हमारी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। इसलिए हम जेड को क्या लेंगे, स्थिर लेंगे। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है कि एक समान मात्रा की विद्युत को जब अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाह किया जाता है तो विभाजित हुए अवयवों की मात्रा उन पदार्थों के समानुपाती होगी। क्या बताया इसने सेकंड लॉ, फ्राडे सेकंड लॉ ये बोलता है कि एक समान मात्रा की, एक समान मात्रा का मतलब क्या है कि ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, अलग अलग टाइप के मैं इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ले लेता हूँ, अलग अलग टाइप के, जैसे हमने 3 टाइप के ले लिए अलग अलग, और तीनों के अंदर हमने ये छड़े डाल दिए है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसने कहा है कि जितना इसके अंदर करंट जा रहा है वो सभी में बराबर जा रहा है, समान जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अलग अलग लिया गया है। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया गया है, अलग अलग लिया गया है। तो इसने कहा है कि जब इसके अंदर एक समान करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें से जो विभाजित हुए अवयव हैं वो इन पदार्थों के समान है, इन पदार्थों के क्या है वे, समान है, समानुपाती होगा। इन पदार्थों के अंदर जो हमने यहाँ पर द्रव लिया है उसके क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। तो यहाँ समानुपाती रहेगा। तो स्टार्ट हम देखते हैं यहाँ की कि मेरा मास है वो क्या है, द्रव्यमान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ECE के, इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के क्या होगा, बराबर होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मेरा स्थिर होगा क्योंकि मैंने जो वैल्यू, जिस वैल्यू का या फिर जिस टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिया है उसकी वैल्यू हर जगह स्थिर रहेगी। तो यहाँ पर क्या है बे, द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड के। अब बात करते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हम जानते हैं कि विद्युत रंजन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की जब परत चढ़ाई जाती है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं, तो उस समय जो द्रव्यमान लिया जाता है उसका उपयोग किया जाता है। और धातुओं के विद्युत शोधन, धातु को हमें क्या है वे शुद्ध करना हो तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। विद्युत अपघट्य कैपेसिटर का अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। विद्युत मुद्रा के अंदर भी हम क्या लेंगे भी, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। उसके बाद आती है अपने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद क्या आता है वे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कि किसी विद्युत पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, किसी विद्युत पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जैसे क्या है भाई, आपका जस्ती धातु पर महंगी धातु, सस्ती धातु के ऊपर क्या होगा भाई, महंगी धातु की परत चढ़ाना, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम्स हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है। चाहे आपका किसी टाइप का एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि विद्युत धातु जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो उसे अच्छी तरह से हमें साफ़ कर लेना चाहिए। और बाद में इसने बताया कि साफ़ करने के पश्चात इसके कैथोड बनाकर इलेक्ट्रोलाइट के घोल में रख दें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस धातु के आकार के अनुसार लिया जाता है जिस धातु की परत चढ़ानी हो। इसने कहा है कि इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइट जो हम द्रव लेंगे वो हमें उस धातु के अनुसार लेना है जिस धातु की हमें परत चढ़ानी हो।
प्लेटिंग के लिए धातु की धारा की आवश्यकता जो होती है, वो जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसमें धातु की धारा की आवश्यकता होती है, वो हमारी होती है डीसी सप्लाई। सदैव हमेशा हम क्या लेते हैं, इसमें डीसी सप्लाई लेते हैं। जैसे हम दिखाएं कि ये हमारा बार है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं और इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। इसके अंदर जो विद्युत लेंगे हम, वो हम क्या लेंगे, डीसी लेंगे, और उस विद्युत की वैल्यू होगी 1 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक, 1 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक होगी। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल। सेल है वो कितने टाइप के होते हैं, हम सभी देखते हैं। हम हमारे दिनचर्या के अंदर जो सेल यूज़ किए जाते हैं वो 2 टाइप के यूज़ किए जाते हैं। एक तो शुष्क सेल यूज़ किया जाता है और दूसरा अपना होता है द्रव सेल। शुष्क सेल कौन सा, जो घड़ियों में यूज़ करते हैं अपन, वो शुष्क सेल होगा। और जो डिजिटल घड़ी होती है या फिर हम रिमोट के अंदर यूज़ करते हैं सेल, शुष्क सेल का यूज़ करते हैं। द्रव सेल वो सेल आ गया अपने जिसके अंदर घोल होता है, उन घोलों का जहाँ यूज़ किया जाता है वो हमारे द्रव सेल होते हैं। अब जो प्राइमरी सेल, इसने कहा है कि प्राइमरी सेल क्या होता है, कि प्राइमरी सेल वह सेल होता है जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, वो हमारा प्राइमरी सेल होता है। अब प्राइमरी सेल के टाइप कितने हैं, प्राइमरी सेल के 6 मुख्य पार्ट बताए हैं। पहला बताया इसने वोल्टिक सेल, लैंचलैची सेल जिसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं, और एल्काइन सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल हो गया और लिथियम सेल हो गया। अब वोल्टिक सेल क्या है बे, इस सेल में तांबा और जस्ता के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो अपना होता है ये जैसे कॉपर का, और एक अपना हो गया जस्ते का। हम क्या करेंगे बे, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक कॉपर और एक जस्ता लेंगे। सिर्फ यहाँ पर रखने वाली बात यह है कि जस्ते अगर हमने लिया है, जो इलेक्ट्रोड लिया है उसके ऊपर नेगेटिव पॉइंट होगा, और जो कॉपर हमने लिया है उसके ऊपर पॉजिटिव होगा। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे वो गंधक का करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम भाई, गंधक का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। उसके बाद में आता है अपना ड्राई सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, कार्बन जिंक सेल। लैकलांची प्रकार के सेल में द्रव इलेक्ट्रोलाइट के छलक जाने के भैंस ने एक अन्य प्रकार के क्या है सेल, जिस शुष्क सेल कहते हैं, का आविष्कार कराया है। इसने कहा है कि जो हमारे ड्राई जो सेल है, जो हमारे ड्राई सेल, या फिर हम कह सकते हैं लैकलांची, जो हमने ऊपर पढ़ा था, लैकलांची जो सेल है उसके अंदर जो द्रव यूज़ किया जाता है वो द्रव छलक कर बाहर आ सकता है, या फिर वो द्रव हमारा लीक हो सकता है। तो इससे बचने के लिए, इस भय से बचने के लिए हमने एक ड्राई सेल का, कार्बन जिंक सेल, जो ड्राई सेल का यूज़ हमने किया है उसको हम शुष्क सेल कहते हैं। यह सेल जस्ता धारक से बना होता है। जस्ता धारक का मतलब कि जो हमने आउटर बॉडी ली है वो जस्ता की होती है, और जो नेगेटिव का कार्य करता है, और केंद्र में कार्बन इलेक्ट्रोड रखा है जो पॉजिटिव का कार्य करती है। इस द्रव में लेई के रूप में होता है जो अमोनिया क्लोराइड का बना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ड्राई सेल के अंदर हमने जो द्रव लिया है वो किस टाइप का हो सकता है, लेई के टाइप का हो सकता है, और किसका बना होता है, वो अमोनियम क्लोराइड का बना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस सेल की वोल्ट कितनी होती है, वो होती है 1.5 वोल्ट होती है। अगला अपना सेल है एल्कलाइन सेल। क्या है, एल्कलाइन सेल। एल्कलाइन सेल की हम बात करते तो इसमें जस्ता लेते हैं, जस्ता नेगेटिव का कार्य करता है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड एक प्रकार का जो बेलन होता है वो हमारा पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड होता है, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। और इसके अंदर जो केमिकल हम लेंगे वो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है। इसकी भंडारण क्षमता क्या है, 2.5 वर्ष की होती है, कि इसको हम एक बार चार्ज करने के बाद 2.5 साल तक ये अपनी चार्जिंग वोल्टेज को नहीं खोता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्कलाइन सेल की जो एज क्षमता होती है, भंडारण क्षमता होती है, वो कितनी होती है, 2.5 वर्ष तक होती है। अगला पॉइंट अपना आता है मरकरी सेल। मरकरी सेल क्या बोलता है भी, इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड नेगेटिव प्लेट, जो एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो इलेक्ट्रोड लेते हैं वो नेगेटिव होता है, और जस्ता लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे। अपघट्य वो अक्षारीय लेंगे। अपघट्य क्या लेंगे, अक्षारीय। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मरकरी सेल के अंदर
पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बनी होती है, जस्ते की बनी होती है या फिर कॉपर की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है भाई, जस्ते की बनी होती है। और मरकरी सेल का यूज़ कहाँ किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मरकरी सेल का यूज़ किया जाता है डिजिटल घड़ियों में, कैलकुलेटर में या फिर सर्वे साधन जो सुनने वाले अपने कोई रेडियो है और है उनके अंदर भी हम इनका यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना फिर भाई, अगला सेल जो अपना आएगा वो आएगा सिल्वर ऑक्साइड सेल। क्या आएगा भाई, सिल्वर ऑक्साइड सेल। यह मरकरी सेल की भांति है, यह भी क्या है भाई, सिल्वर ऑक्साइड सेल मरकरी सेल की भांति है, लेकिन यह उच्च वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। जो सिल्वर ऑक्साइड सेल है वो हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है वे उच्च वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है और यह कम लोड के लिए प्रयोग करते हैं। ये किसके लिए प्रयोग करते हैं भाई, कम लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला आता है अपना भाई लिथियम सेल। अगला क्या है टॉपिक अपना, लिथियम सेल की बात आती है। तो इसकी वोल्टेज 2.5 से 3.6 वोल्ट होती है। लिथियम सेल की वोल्टेज कितनी होती है वे, 2.5 से 3.6 वोल्ट होती है। जीवन काल इसका 10 वर्ष तक होता है। लिथियम सेल का जीवन काल क्या होता है भाई, 10 वर्ष तक होता है। उच्च ऊर्जा और भार अनुपात 350 वाट हावर पर किलोग्राम तक होता है। उच्च ऊर्जा इसकी हाई होती है और भार अनुपात होता है वो 350 वाट हावर पर किलोग्राम तक का होता है। अगला अपना बनता है कि ये जो सेल है अपना, कौन सा सेल था पीछे, लिथियम सेल। लिथियम सेल है ये किस टेम्परेचर पर कार्य करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो सेल है ये -50 डिग्री सेल्सियस से +75 डिग्री सेल्सियस पर कार्य कर सकता है। और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं भाई, घड़ियों में, धुआं संकेतक, जहाँ पर कोई डिटेक्टर लगा हुआ है, स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, उसके अंदर जो सेल यूज़ किया जाता है वहाँ पर भी हम एल्कलाइन सेल यूज़ कर सकते हैं। टॉर्च के अंदर, सुनने वाले जो साधन है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है आदि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था सेल और बैटरी का। इसका जो बचा हुआ टॉपिक है या फिर बचा हुआ जो सिलेबस है वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा कर छोटे छोटे टॉपिक में बांटकर जितना हो सकता है सिलेबस को कवर करवाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक और लास्ट समय तक ज़रूर देखें और ये वीडियो देखने के बाद अपना रजिस्टर अवश्य बनाएं। एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ रजिस्टर बनाएं ताकि एग्ज़ाम टाइम में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जितना सिलेबस करवाया है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर ध्यान से वीडियो देखें। और वीडियो देखने के बाद इस नोट्स की, ये जो हमने नोट्स बनाए हैं इन नोट्सों की आपको फ़ोटो मिल जाएगी। इस फ़ोटो से आप अपनी इस वीडियो को और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। धन्यवाद।